जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं वीडियो नंबर 3 यानी डेली टेस्ट डेली डिस्कशन का वीडियो नंबर 3 है और डेली आपको शाम के 7 बजे प्रोवाइड किया जाता है। तो इसका जो टेस्ट होता है टेलीग्राम चैनल पर होता है। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं या आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर सर्च कर सकते हैं स्टडी लिंक PDF, वहाँ से भी जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप कंप्लीट वीडियो को देखिए, यानी आपको खुद ही पता चल जाएगा जो 50 प्रश्न कराया जाता है किस लेवल का प्रश्न कराया जाता है, यानी शेड्यूल के अनुसार आपको बिल्कुल कराया जाता है। आज जो शेड्यूल है यानी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और साथ में BPSC टीचर में पूछे गए प्रश्नों को कराया जाएगा। तो यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो बिल्कुल आप कंप्लीट वीडियो को देखिए, उसके बाद यानी नेक्स्ट वीडियो से आप देखिएगा। यानी पहली बार विजिट करें तो बिल्कुल कंप्लीट देखिए, अगर पसंद नहीं आता तो बिल्कुल नहीं देखिएगा। तो आइए सीधा वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट और 80 वाट के रूप में संनिर्धारित है यानी रेटेड है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित किया जाता है तो शक्ति निर्धारण क्या होगा। यानी ये जो प्रश्न बोल रहा है कि 220 वोल्ट है और 80 वाट है, जब वोल्ट को 110 वोल्ट कर दिया जाता है तो उसका जो शक्ति होगा क्या होगा। तो जो 3 फार्मूला मास्टर फार्मूला और इससे बहुत ही ज़्यादा वर्तमान समय में यानी ट्रेंडिंग में पूछा जा रहा है प्रश्न है। तो एक होता है P बराबर VI, आप इसको याद रखिएगा। एक होता है P बराबर VI और एक होता है V बराबर IR। यानी ये जो 3 फार्मूला मास्टर फार्मूला, बाकी इससे जनरलाइज करके यानी और भी फार्मूला आप निकाल सकते हैं। आपको ये भी बताएंगे किस तरह से आप फार्मूला को निकालिएगा। अगर आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई करते समय आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देखना है। अगर आप चाहते हैं यानी एक सीट पक्का करना तो आप पढ़ते समय बिल्कुल भी टाइम नहीं देखिए। यानी टाइम होता क्या है कि आप पढ़ रहे 10 मिनट पढ़े टाइम देखें, यानी इस तरह से आपको पढ़ाई नहीं करना। यानी टाइम बिल्कुल भी नहीं देखना पड़ते इसमें, आपको चीज़ों को आराम से समझना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही एग्जाम में बनाना है। तो जब तक आप चीज़ों को आराम से समझिएगा नहीं तब तक नहीं बनेगा, क्योंकि आजकल यानी जो वर्तमान समय में जो प्रश्न पूछा जाता है विभिन्न परीक्षाओं में कॉन्सेप्ट आधारित प्रश्न पूछा जाता है। तो यहाँ फार्मूला तो एक होता है P बराबर VI, एक होता है V बराबर IR और एक होता है हीट यानी H बराबर I² T यानी ऊष्मा। तो ये जो 3 फार्मूला मास्टर फार्मूला आप इसको लिख लीजिएगा, वाकई इससे ही सारा फार्मूला निकलेगा। जैसे मान लीजिए हमको निकालना है P बराबर, यहाँ पर लिखा है P बराबर VI, तो मान लीजिए V और I दिया है, यानी मान लीजिए आपको दे दिया V और R और निकालना है P, तो आप कैसे निकालिएगा। तो यहाँ पर P बराबर दिया गया VI, तो यहाँ पर हम ये भी तो लिख सकते हैं V बराबर IR, तो यहाँ पर पुट करिएगा V बराबर IR। तो यानी IR जब पुट करिएगा तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा, I से I गुना हो जाएगा, यानी P बराबर हो जाएगा I² R। यानी जब आपको I दिया जाएगा और R दिया जाएगा और बोलेगा P निकालने के लिए तो इस फार्मूला को लगाइएगा, V और I देगा तो इस फार्मूला को लगाइएगा। लेकिन आपको ये भी तो दे सकता है V दे देगा और R दे देगा तो किस फार्मूला को लगाइएगा। तो यहाँ पास V बराबर हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पास देखिएगा कि जो V बराबर IR लिखा है, जब I का वैल्यू रखिएगा तो V बटा R हो जाएगा। तो यहाँ पर सब लिख सकते हैं V बराबर IR, इस पर हम लोग I का मान रखने वाले। तो I का मान निकालने के लिए यहाँ से क्या करेंगे कि R को बटा में भेज दीजिएगा तो V बटा R हो जाएगा। तो यानी यहाँ से इसको गुना करिएगा तो V² बटा R। तो यानी इस तरह से नॉर्मलाइज होकर फार्मूला निकलता है। तो आपको क्या करना है कि जो भी 3 फार्मूला उसको याद कर लेना और जो भी वैल्यू दिया गया आप उस वैल्यू को पहले गिवन करिए और देखना कि आपको कौन कौन सा फार्मूला लगेगा, यानी किसका इसमें डिमांड है। तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्न पे। तो प्रश्न में V दिया गया है 220 वोल्ट, उसके बाद P दिया गया है 80 वाट और उसके बाद यानी V2, इसको हम लोग V2 मान लेते हैं, इसको V1 और P1 मान लेते हैं यानी पहला वाला को। तो V2 हो गया 110 वोल्ट, यानी बोल रहे हैं कि 110 वोल्ट कर देंगे तो पावर कितना होगा, यानी P2 आपको निकाल कर बताना है कि कितना होगा। तो एक जो तरीका है तो यानी P बराबर VI, तो यहाँ जो संबंध है यानी V और P दिया गया, V और P दिया गया, इसका कहने का मतलब I क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। जब भी इस तरह का संबंध बोलेगा तो जो इसमें दिया जाएगा
उन दोनों को मतलब लेंगे और बाकी जो रहेगा तीसरा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पास P और V दे दिया गया है। तो इस तरह से आप निकाल सकते। एक पहला तो तरीका कि अलग अलग निकालिए। तो पहला तरीका है जो अलग अलग निकालते हैं, यानी P, तो P1 बराबर 80 दिया गया, V1 बराबर 120 दिया गया और I यहाँ से निकालिएगा तो आ जाएगा I बराबर 80 बटा 120 बोल लेते क्या, 220, यानी I आ जाएगा इतना। तो जो I इसमें होगा वही I V2 और P2 में होगा। तो यहाँ से हम लोग निकालते हैं P2 बराबर यानी V2 गुने I, यानी I दोनों में क्या होगा, कांस्टेंट यानी इक्वल होगा। तो यहाँ से P2 निकालना है। V2 बराबर 110 वोल्ट दिया गया, I बराबर जो आया 80 बटा 220 से। तो यहाँ से इसको काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, इसको काटिएगा तो 40 बार में कटेगा, यानी P2 बराबर 40 वाट आ गया। तो इसका कहने का मतलब इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। और एक तरीका और भी हो सकता है कि P बराबर जो दिया गया था VI, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, संबंध निकाल देंगे, यानी P बटा V, तो I कांस्टेंट हो जाएगा, तो P1 V1, तो यहाँ I दोनों में कांस्टेंट है। तो इसका कहने का मतलब P1 बटा V1 इक्वल टू P2 बटा V2, इस तरह से आप संबंध निकाल कर भी बना सकते हैं। तो P1 V1 और V2 का वैल्यू रखिएगा तो यहाँ पर P2 आ जाएगा। यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं। P1 जो दिया गया है 80 दिया गया है, V1 220 वोल्ट दिया गया है, P2 निकालना और V2 110 वोल्ट। तो इसको काटिएगा 2 बार में, इसको काटिएगा 40 बार में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नांकित परिपथ अवयव में कुल प्रतिरोध कितना होगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो दिया गया समांतर श्रेणी में दिया गया और ये श्रेणी क्रम में दिया गया। तो यानी समांतर श्रेणी बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2, जितना भी दिया गया उसको यानी वटा में करके आपको जोड़ना है। और श्रेणी में क्या होता है, यानी सीरीज में इसको हम लोग सिर्फ नॉर्मली जोड़ देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर जो पहला दिया गया समांतर क्रम में दिया गया, तो इसको अगर आप निकालिएगा तो 1/R बराबर, यानी P मतलब पैरेलल क्रम यानी समांतर क्रम हो जाएगा। तो 1/R प्लस 1/R, क्योंकि ये R और R दिया गया, 2 प्रतिरोध है। तो इसको जब आप एलसीएम लीजिएगा तो R आ जाएगा, ऊपर में 1 + 1, यानी 1/RP बराबर हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते 1/RP बराबर 2/R। तो RP निकालिएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी क्रॉस गुना यहाँ से आप कर दीजिएगा। तो यानी RP बराबर जो निकल कर आएगा R/2 निकल कर आएगा, यानी R बटा कितना आ जाएगा, निकल कर 2 आ जाएगा। तो यहाँ जो अब जो ये आ गया, किस में आ गया, यानी ये जो अब सीरीज बनकर तैयार हो गया, इस क्रम में सीरीज बनकर तैयार हो गया। यानी इसका जो मान हम लोग निकाल कर लाए हैं, कितना लाए हैं, R/2, और इसका जो मान दिया गया R दिया गया। ये जो अब हो गया श्रेणी क्रम हो गया। श्रेणी क्रम कहने का मतलब एक ही तार से जुड़ा रहेगा। तो श्रेणी क्रम में ये जब हो गया तो इसको आपको नॉर्मली जोड़ देना है। तो जब आप नॉर्मली जोड़िएगा तो R/2 प्लस R, जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो बटा में 2 आएगा, ऊपर आ जाएगा R, और इधर 2R, इसको जोड़िएगा तो ऊपर आ जाएगा 3R/2। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 3R/2, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पादप कोशिका में निम्नलिखित में से किन में उनका अपना डीएनए होता है, इसलिए उसे अर्धस्वायत्त भी कहा जाता है, यानी खुद का डीएनए होता है, इसलिए खुद का प्रोटीन बना सकता है। तो कौन कौन सा, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, जिसको बोलते हैं हरित लवक। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर सी, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक, यानी प्लास्टिड, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना, यहाँ पर दिया गया कि प्रोकैरियोटिक सेल यानी प्राक केंद्रीय कोशिका, आप इंग्लिश पढ़िएगा, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो कोशिका भित्ति होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि जीवाणु उसी में पाया जाता है। तो जीवाणु का कोशिका भित्ति होता है, और जो किससे बना था, पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। जीवाणु का कोशिका भित्ति यानी बैक्टीरिया का कोशिका भित्ति, और जो कवक होता है उसका जो कोशिका भित्ति बना होता है, काइटिन से बना होता है। राइबोसोम कहने का मतलब एक होता है 70S और एक होता है यानी 80S। तो इसमें राइबोसोम पाया जाता है, कौन सा पाया जाता है, 70S पाया जाता है।
नेक्स्ट जो है केंद्रक, तो केंद्रक इसमें नहीं होता, केंद्रक होता है लेकिन वास्तविक केंद्रक नहीं। तो वास्तविक केंद्रक करने का मतलब केंद्रक के बाहर झिल्ली पाया जाएगा, उसी को बोलते हैं वास्तविक केंद्रक। तो जो वास्तविक केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक में पाया जाता है, तो प्रोकैरियोटिक में वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। तो आपसे पूछा गया कि कौन सा नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन नंबर सी वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका करने का मतलब नॉर्मली हम लोग बोलते हैं केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन अगर आपसे एग्जैक्ट जो लिखा गया लाइन वो लिखा है वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता, यानी केंद्रक के बाहर झिल्ली नहीं होता। जीव द्रव कला यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी में होता है, तो ये पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कोशिका भित्ति संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक जो दिया गया है, जीवाणु कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, अभी आपको तुरंत बताया, तो ये बिल्कुल सही दिया गया। आपसे वन लाइनर में प्रश्न पूछा जाएगा, मैक्सिमम प्रश्न कवर करने के लिए आपको कथन वाला ज़्यादा प्रश्न दिया जाता है, तो आपसे डायरेक्ट वन लाइनर में प्रश्न पूछा जाएगा कि जीवाणु का कोशिका भित्ति किससे बना होता है, तो पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, यानी एक नंबर बिल्कुल सही है। 2 नंबर जो कथन दिया गया कि कवक कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, यानी कवक की जो कोशिका भित्ति होती है किससे बनी होती है, सेलुलोज के, तो यहाँ पर से जो गलत हो जाएगा, यानी कवक का कोशिका भित्ति काइटिन का बना होता है, तो यानी 2 नंबर कथन जो दिया गया है गलत दिया गया है। 3 नंबर जो कथन दिया गया है कि प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी प्राणी यानी कहने का मतलब हम लोग आगे एनिमल किंगडम हो जाएगा, तो प्राणियों में कोशिका भित्ति नहीं होता, ये बिल्कुल सही लाइन है। तथा उनमें शर्करा और प्रोटीनों का बना कोशिका वाह आदृति यानी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है, तो बिल्कुल सही दिया गया। यानी 2 नंबर कथन गलत हो चुका, 1 नंबर सही है, 3 नंबर सही है। अगर मान लीजिए आपको तीसरा के बारे में जानकारी नहीं है तो भी आप इस तरह का प्रश्न सोल्व कर सकते हैं। आपको क्या करना, ऑप्शन को देखना। तो अगर आप ऑप्शन देखिएगा तो 2 नंबर गलत है, तो 2 नंबर गलत जैसे होगा ऑप्शन ए भी गलत होगा, बी भी गलत होगा और सी भी गलत होगा, तो ऑप्शन डी भी गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पास क्या हो जाएगा, सी, यानी 1 और 2 सही हो जाएगा। तो इस तरह से एग्जाम में सोल्व करना है, एग्जाम में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, देखना है कि आपको बिल्कुल कन्फर्म कौन सा ऑप्शन पता है, तो उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पास ऑप्शन को एलिमिनेट कर दीजिएगा। तो यहाँ पास इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट करके आपको बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि यदि एक जीवाणुविक कोशिका प्रत्येक 15 मिनट में विभक्त होती है तब 2 घंटे में कितने जीवाणुविक निर्मित होगी, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। और ये जो प्रश्न पूछा गया पीपीएससी टीचर 3.0 में प्रश्न पूछा गया, यानी 2024 में हाल ही में प्रश्न पूछा गया, 1 महीना पहले। तो ये जो प्रश्न पूछा गया कि प्रत्येक कोशिका में जो विभाजन होता है 15 मिनट के बाद होता है, तो 2 घंटा में कितना बार विभाजन होगा, ये पहले आपको चेक करना है। तो 2 घंटा में जो विभाजन होगा, यानी 2 घंटा कहने का मतलब 120 मिनट, और 120 मिनट में 15 से अगर आप भागा दीजिएगा तो ये जो निकल कर आएगा कितना आएगा, 8 टाइम्स, यानी टोटल 8 बार कोशिका में विभाजन होगा। कोशिका में विभाजन होगा, जीवाणुविक निर्मित नहीं होगा, 8 टाइम विभाजन होगा। एक प्रश्न यहाँ पर निकल कर आ गया कि कितना टाइम विभाजित होगा, पहले आपको ये निकालना, तो 8 टाइम। तो मान लीजिए कि कोशिका है, तो ये जो कोशिका, जब भी कोशिका विभाजित होता है तो यानी कोशिका जब विभाजित होगा तो दुगुना हो जाएगा, यानी ये जो कोशिका विभाजित होगा तो ए और बी में बढ़ जाएगा, दुगुना हो जाएगा। फिर जब ये मान लीजिए कि 2 गुना ए हो गया, यानी ए विभाजित हो गया, बी विभाजित हो गया। जब ए विभाजित होगा तो ए भी फिर क्या होगा, ए भी 2 भागों में बढ़ जाएगा, यानी जब भी विभाजित होगा तो क्या होगा, 2 भागों में बटेगा। उसी तरह से फिर ए होगा तो 2 भागों में बटेगा, बी भी बटेगा, ए भी बटेगा, ए भी बटेगा। तो यहाँ देखिएगा पहला बार विभाजित हुआ तो 2, दूसरा बार विभाजित हुआ तो 4, अब जब तीसरा बार विभाजित होगा तो 8, यानी 8 जीवाणुविक निर्माण होगा। तो यहाँ पास ये प्रश्न निकला कि यानी पहला बार विभाजित होगा तो 2, दूसरा बार होगा तो 4, तीसरा बार होगा तो 8, चौथा बार होगा तो 16, पाँचवा बार होगा तो 32, छठा बार होगा तो 64, और 7वां बार होगा तो 128, और 8वां बार होगा तो 256। यानी जब 8 बार इसको विभाजित करिएगा तो कितना आएगा, 256, यानी जीवाणु निर्मित होंगे 256, यानी सेम तरह का जीवाणु कोशिका निर्मित होगा 256। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं कि यहाँ पर सब देख सकते हैं, यानी पहला बार विभाजित होगा सेम तरह का 2 बना, फिर से यानी 2 भागों में विभाजित होगा, फिर से ये भी 2 भागों में विभाजित होगा, यानी जितना विभाजित हो वो भी 2 भागों में विभाजित होगा। तो यहाँ पर आपको ये जो विभाजित होता है कोशिका इंटरफेज अवस्था में विभाजित होता है, मायोसिस 1 और मायोसिस 2 फेज है। तो
तो यहाँ पास इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 256। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पौधों एवं कोशिकाओं में अंतर निम्न में से किसकी या किस संरचना से स्पष्ट होता है, यानी जंतु कोशिका और पादप कोशिका में। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो किससे बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, मानव शरीर के यकृत एवं मांसपेशियों में संधारित ग्लाइकोजन का रूप होता है, यानी ग्लाइकोजन किस रूप का है। तो यानी ग्लाइकोजन किसका रूप है, यानी आपको बताना है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड। तो ये जो ग्लाइकोजन है ये पॉलीसेकेराइड है। पॉलीसेकेराइड कहने का मतलब है यानी अनेक अणुओं से बना होगा, अनेक मोनोसेकेराइड के अणुओं से बना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ग्लाइकोजन किसका है, पॉलीसेकेराइड। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जा सकता है मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड अगर प्रश्न पूछा जाएगा और डाइसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड कहने का मतलब सिंगल अणु से बना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो सुक्रोज क्या है, डाइसेकेराइड है। लैक्टोज क्या है, ये भी डाइसेकेराइड है। मल्टोज भी डाइसेकेराइड है। तो यानी मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। तो मोनो मतलब सिंगल से बना होता है। तो जो डाइसेकेराइड होता है मोनोसेकेराइड के मिलने से बनता है। फिर से सुनिएगा, जो डाइसेकेराइड होता है दो मोनोसेकेराइड के मिलने से बना होता है। इसका कहने का मतलब सुक्रोज किससे मिलकर बनेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज हुए क्या है, मोनोसेकेराइड है। लैक्टोज, तो लैक्टोज जो बना हुआ ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज से, तो ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या हो जाएगा, मोनोसेकेराइड। मल्टोज जो बना होता है ग्लूकोज और ग्लूकोज से, यानी ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से किसका निर्माण होगा, मल्टोज का। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज का मिलने से किसका निर्माण होगा, लैक्टोज का। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलने से किसका निर्माण होगा, सुक्रोज का। तो जो सुक्रोज हुआ क्या हुआ, डाइसेकेराइड। लैक्टोज क्या हुआ, डाइसेकेराइड। मल्टोज क्या हुआ, डाइसेकेराइड। और जो इधर देख रहे हैं सब क्या है, मोनोसेकेराइड। तो इस तरह से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और स्टार्च, सेलुलोज, ये सब क्या हो गया, पॉलीसेकेराइड। और ग्लाइकोजन भी क्या हो जाएगा, पॉलीसेकेराइड। तो इतना प्रश्न आप याद रखिए, यहाँ से प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि लेंज के नियम की व्युत्पत्ति के लिए निम्न में से किसके संरक्षण नियम का उपयोग किया जाता है, यानी किसके संरक्षण का उपयोग किया जाता है, यानी किस संरक्षण नियम का उपयोग किया जाता है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम का उपयोग किया जाता है, जो कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया, नहीं तो ए में, नहीं तो बी में, नहीं तो सी में। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। लेंज का नियम कहता है जिससे उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। लेंज का नियम यही कहता है, यानी जिससे उत्पन्न होगा उसी का विरोध करेगा। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, लेंज का नियम किस पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि वाणिज्यिक उर्वरकों में निम्नलिखित में से कौन से बड़े तीन शामिल होते हैं, ये आपसे प्रश्न पूछा गया। तो इसमें शामिल होते हैं, यानी उर्वरक के बारे में पूछा जा रहा है। तो मेनली जो हम लोग यूरिया देते हैं, सुपर फास्फेट, पोटेशियम, तो यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रोजन। यूरिया में क्या होता है, नाइट्रोजन होता है जो लगभग 46% होता है। फास्फोरस हो जाएगा और पोटेशियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी तीन बड़े प्राथमिक पोषक हो जाएंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि जल की भाप अवस्था निम्नलिखित है, यानी किस अवस्था में होता है। जो भाप अवस्था होता है गैसीय अवस्था में होता है। तो जो भाप अवस्था किस में होता है, गैसीय अवस्था में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। और इस जो प्रश्न देख रहे हैं, यानी जो प्रश्न में 5 ऑप्शन है वो हाल ही में बीपीएससी टीचर 3.0 में पूछा गया है, यानी 2024 में जुलाई वाले एग्जाम में। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है कि बर्फ़ का गलनांक होता है। तो बर्फ़ का जो गलनांक होता है, यहाँ पर सब बहुत ज़्यादा गलत करिएगा। बर्फ़ का जो गलनांक होता है 0 डिग्री सी भी होता है। और बर्फ़ का गलनांक अगर 0 डिग्री सी कहने का मतलब यही हो जाएगा 273, और एग्जैक्ट बोलिएगा तो 273.5 केल्विन, यानी दोनों आपस में बराबर होता है। सेल्सियस से केल्विन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेल्सियस में 273 को ऐड करते हैं, क्योंकि केल्विन सेल्सियस से बड़ा है, तो बड़ा लाने के लिए उसमें ऐड करना पड़ेगा। यानी सी से हमको के तक जाना है, तो सी में 273 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ABCD अगर आप लिखेगा तो सी पहले आता है और के बाद में आता है। तो सी से के जाना है, इसका कहने का मतलब
सी में ऐड करना पड़ेगा 273, और जब केल्विन से सेल्सियस निकालना हो, इसका कहना मतलब के सी आना है तो केल्विन में 273 घटाना पड़ेगा। तो जब 0 डिग्री सी में जोड़िएगा 273 तो क्या आएगा, 273 ही आएगा, और एग्जैक्ट बोलिएगा तो 273.15 केल्विन। यानी इसका कहने का मतलब ए भी ऑप्शन है और ऑप्शन बी भी है, तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान क्या होता है। तो जब कोई ठोस पिघलता है, यानी कहने का मतलब ये ठोस है, तो जब पिघलेगा इसका कहने का मतलब लिक्विड फॉर्म में जाएगा, यानी द्रव बनेगा, यानी तरल फॉर्म में जाएगा। तो इसका कहने का मतलब एक होता है तापमान और एक होता है हीट यानी ऊष्मा। एक होता है टेम्परेचर, एक होता है हीट। हीट एक प्रकार का एनर्जी है। हीट क्या है, एक प्रकार का एनर्जी जिसका मात्रक होता है कैलोरी। और जो टेम्परेचर है एक प्रकार का, यानी इसका कहने का मतलब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं टेम्परेचर का जो ऐसा मात्रक होता है केल्विन होता है। तो यहाँ कह सकते हैं कि टेम्परेचर में अंतर के कारण, यानी तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रभाव होता है। तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा का क्या होता है, प्रवाह होता है। जिस तरह से पानी के लेवल में अंतर के कारण पानी का प्रवाह होता है, उसी तरह से तापमान में अंतर के कारण ऊष्मा का प्रवाह होता है। इसका कहने का मतलब है कि जब आप ऊष्मा को दीजिएगा तो मान लीजिए यहाँ पर अवस्था चेंज हो रहा है, अवस्था, इसका कहने का मतलब जो ठोस से द्रव बन रहा है, तो जो भी हीट दीजिएगा यानी एनर्जी दीजिएगा, वह हीट जो क्या करेगा, किस में बदलेगा, तो अपना अवस्था बदलने में लगा देगा। इसका कहने का मतलब है कि तापमान स्थिर रहेगा, यानी जब भी अवस्था चेंज होगा तो वहाँ पर तापमान स्थिर रहेगा, क्योंकि जो भी आप एनर्जी दीजिएगा या जो भी आप हीट दीजिएगा वो सारा हीट यानी एनर्जी अवस्था को परिवर्तन करने में लगा देगा। तो इसका कहने का मतलब कि तापमान क्या रहेगा, स्थिर रहेगा, तो वही रहता है, यानी जो रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन कहलाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभाव बहुत ही कुछ नहीं है, बिखराव यानी प्रकीर्णन, प्रकाश को कणों पर पड़कर बिखर जाना, यही क्या कहलाएगा, टिंडल प्रभाव। आप ये देखे ही होंगे, यानी यही आपका क्या है, टिंडल प्रभाव है। यानी प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश को कणों पर पड़कर बिखर जाना क्या हो जाएगा, टिंडल प्रभाव। तो यहाँ पर टिंडल प्रभाव, तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी। टिंडल प्रभाव देखने के लिए कोलाइडी विलियन में भी मिलेगा, कोलाइडी विलियन में भी मिलेगा देखने के लिए टिंडल प्रभाव। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है। तो और आपसे भी प्रश्न पूछा जाता है निलंबन में, तो निलंबन में भी टिंडल प्रभाव देखने को मिलता है। तो नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, लेकिन वास्तविक विलियन में नहीं मिलता, क्योंकि पूरी तरह से वह भूल जाता है, उसको बोलते हैं समांगी विलियन या समांगी मिश्रण। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोमबत्ती जलाने के दौरान निम्नलिखित गतिविधि होती है। तो यहाँ पर मोमबत्ती जलाने के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मोमबत्ती जैसे भी आप जलाइएगा, तो मोमबत्ती को आप जलाकर देखिएगा तो मोमबत्ती में क्या होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। मेनली जो जलाने का जो परिवर्तन होता है मोमबत्ती को जलाने पे, वो होता है रासायनिक परिवर्तन, लेकिन भौतिक परिवर्तन ही होता है, क्योंकि मोमबत्ती जब जलेगा तो नीचे का जो मोम है वो पिघलेगा भी। लेकिन अगर सिर्फ बोलेगा कि मोमबत्ती का पिघलना एक हो जाएगा भौतिक परिवर्तन, लेकिन जलना दोनों परिवर्तन है। तो यहाँ पास ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ दोनों आंसरों को भौतिक और रासायनिक दोनों, यानी ऑप्शन नंबर डी। लेकिन किसी एक को चुनना हो यानी भौतिक और रासायनिक में से, तो आंसर क्या मारिएगा, रासायनिक परिवर्तन। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में भी लिखा गया। यहाँ पर एनसीईआरटी का वेबसाइट आप इसको खोलिएगा तो जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होता है। ए लाइन यहाँ भी लिखा गया है, एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, जो पेज नंबर यहाँ पर पेज नंबर कट गया, यानी यहाँ भी लिखा गया है कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। इन परिवर्तनों की पहचान कीजिए और ऐसे ही किसी ज्ञात प्रक्रम का एक और उदाहरण दीजिए। ये यानी सीधा लिखा गया है एनसीईआरटी में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों। लेकिन किसी एक को चुनना हो तो आंसर क्या लगाइएगा, रासायनिक। लेकिन यहाँ ऑप्शन उपयुक्त से एक अधिक भी है, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है। तो सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है, 8। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि एक परमाणुक होता नहीं है, द्विपरमाणुक होता नहीं है, टेट्रा मतलब 4 तो होता नहीं था। यानी फास्फोरस का P4 होता है, तो फास्फोरस रहता है, तो इसका क्या होता है, 4 परमाणु। परमाणु कहने का मतलब कुछ भी नहीं है, यानी जैसे आप लिखे P4 तो जो ये लगा हुआ यही आपका परमाणुकता हो जाएगा। यानी P4 लिखे तो ये जैसे हम लोग लिखते S8 तो यही आपका क्या हो जाएगा, परमाणुकता हो जाएगा। जैसे आप लिख दिए कि यहाँ पास मान लीजिए कुछ भी अगर आप लिखते हैं
जैसे मान लीजिए कि जल का परमाणुकता आपसे अगर पूछ देगा तो जल का परमाणुकता ऑक्सीजन में कुछ नहीं, तो 1 लगा हुआ, हाइड्रोजन में 2, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, यही आपका परमाणुकता हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान देना कि इधर तो गुना में नहीं ना लगा हुआ है, अगर यहाँ पास लिख देगा 3H2, इसका कहने का मतलब 3 मोल जल में परमाणुकता के बारे में पूछा जा रहा है, तो जितना भी टोटल है उससे मोल से गुना कर दीजिएगा। तो अगर 3 मोल जल में पूछेगा तो 9 हो जाएगा, यानी मोल से आपको गुना कर देना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कैमरे के तापमान पर तरल अवस्था में नहीं होता, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ब्रोमीन और पारा क्या होता है, तरल अवस्था में होता है। पारा एक धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है और ब्रोमीन एक धातु है जो तरल अवस्था में पाया जाता है। बाकी पूछा गया नहीं, तो नहीं में हो जाएगा सीजियम और गैलियम, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया कि ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान है, तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, यानी ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या 8 होता है, तो द्रव्यमान पूछा जा रहा है, तो 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा गया है न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है, तो यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछा गया। तो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अगर आपसे यहाँ पर पूछा गया तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। लेकिन न्यूट्रॉन निकालने के लिए पूछा, न्यूट्रॉन की संख्या नहीं पूछा, ध्यान दीजिए, न्यूट्रॉन का संख्या अलग है और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान अलग है। तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा लगभग यानी मास के बारे में पूछा गया, तो लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। देखिए आप यहाँ पास देख सकते हैं, यहाँ पास दिया गया है न्यूट्रॉन लगभग जो मास दिया गया 1.0086 एटॉमिक्स मास यूनिट, और जो प्रोटॉन का दिया गया 1.0072, यानी लगभग दोनों का बराबर होता है मास। लेकिन यही पूछ रहे न्यूट्रॉन संख्या के बारे में निकालने के लिए, तो यहाँ पास इसका जो फार्मूला होगा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पास जो ऑप्शन होगा बी, लगभग 1 प्रोटॉन के बराबर। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आपको न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए देगा, तो यहाँ पास जेड यानी परमाणु संख्या, ए हो गया द्रव्यमान संख्या, और एन मतलब न्यूट्रॉन संख्या। तो न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटा देते, यही आपका न्यूट्रॉन संख्या निकल कर आ जाएगा। जैसे सोडियम मान लीजिए यहाँ पास दे दिया Na11, तो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। तो न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, 23 में से 11 घटाएंगे। यही हाल ही में अभी पूछा गया था बिहार पुलिस में 7 अगस्त को, तो यहाँ पास n बराबर 12 हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर बी, लगभग 1 प्रोटॉन के बराबर। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न 80 ग्राम हीलियम में शामिल है, तो हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है 2 होता है और द्रव्यमान संख्या 4 होता है। तो आपको क्या करना है, जो भी द्रव्यमान दिया गया है, जो भी यानी हीलियम पूछा गया 80 ग्राम हीलियम में, तो जो द्रव्यमान दिया गया है उसको ऊपर रखना है, और जो मूल द्रव्यमान होता है यानी हीलियम का मूल द्रव्यमान कितना हो गया 4, तो इससे भागा दे दीजिएगा, यही आपका आ जाएगा मोल संख्या। तो फार्मूला भी आप लिख सकते हैं कि मोल बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बटा यहाँ पदार्थ का द्रव्यमान। तो यहाँ पास हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा आइसोबार का प्रतिनिधित्व करता है। आइसोबार कहने का मतलब है कि जिसका परमाणु संख्या अलग होगा, यानी परमाणु संख्या भिन्न होगा और द्रव्यमान संख्या समान होगा। आइसोबार कहने का मतलब हो जाएगा समभारिक। समभारिक सम मतलब बराबर और भार मतलब द्रव्यमान, यानी जिसका भार समान होगा उसी को बोलेंगे आइसोबार। तो यहाँ पास देखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी को, तो पोटेशियम K19, यहाँ पास जो द्रव्यमान दिया गया 40, कैल्शियम 20, द्रव्यमान दिया 40। इसका कहने का मतलब ये हो जाएगा आइसोबार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, यानी जिसका द्रव्यमान संख्या समान होगा, यानी परमाणु संख्या अलग अलग, या ये भी बोल सकते हैं प्रोटॉन संख्या अलग अलग लेकिन द्रव्यमान संख्या समान, उसको बोलते हैं आइसोबार। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान संख्या समान है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा आइसोटोप, तो आइसोटोप के बारे में भी यहाँ पास प्रश्न पूछा गया है। तो आइसोटोप के बारे में अगर प्रश्न पूछा जाएगा, आइसोटोप की विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है। तो आइसोटोप कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए कि हो गया कार्बन 6 12 और एक हो गया कार्बन 7 14, यहाँ पर 6 ही होगा, यानी 6 14। तो यानी कार्बन कहने का मतलब हो गया कि जिसका प्रोटॉन संख्या या परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग हो, उसको बोलेंगे आइसोटोप। यानी समान तत्व का आइसोटोप किसको बोलते हैं, यानी समान तत्व का, जैसे कार्बन का आइसोटोप, यानी तत्व समान रहेगा लेकिन परमाणु संख्या समान लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग, उसको बोलते हैं आइसोटोप।
तो यहाँ पास कभी कभी ये भी देता है कि न्यूट्रॉन संख्या अलग अलग रहेगा तो भी उसको आइसोटोप बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पास न्यूट्रॉन संख्या निकालिएगा तो न्यूट्रॉन संख्या निकालने के लिए अभी हम आपको बताएं कि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या को घटाइएगा तो इसको घटाइएगा तो 6 आएगा, इसको घटाइएगा तो 7 आएगा। न्यूट्रॉन संख्या क्या हुआ, अलग अलग आया। तो यह न्यूट्रॉन संख्या आइसोटोप में क्या होता है, अलग अलग होता है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया आइसोटोप की विशेषता। तो आइसोटोप में क्या होता है कि कार्बन यहाँ भी है और कार्बन यहाँ भी है, तो यानी इसका कहने का मतलब रासायनिक गुण समान होगा, लेकिन आप देखिएगा कि यहाँ परमाणु द्रव्यमान 12, यहाँ 14, यानी उसका जो स्ट्रक्चर आएगा यानी भौतिक गुण वह अलग अलग आएगा, यानी भिन्न होगा। तो यहाँ पर संसर और समान रासायनिक गुण लेकिन भौतिक गुण भिन्न, यानी भिन्न भौतिक गुण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया कहने का मतलब कि A + B का मिलने से निर्माण हुआ AB, यही हो गया संयोजन अभिक्रिया। ना कहते संयोग से मिल गया, संयोग से कहने का मतलब जुटना, यानी यही हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। तो A + B बराबर हो जाएगा AB। तो आप यहाँ पर देखिए A भी संयोजन अभिक्रिया, A भी संयोजन अभिक्रिया है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी संयोजन अभिक्रिया नहीं है। अपघटन अभिक्रिया, और जो किससे हो रहा है, हीट के द्वारा इसे तोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर बी और ए हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया, इसका कहने का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि पैंथेरा जीनस में शामिल है। तो पैंथेरा जीनस में टोटल 7 शामिल है। यहाँ पास अब लिस्ट देख सकते हैं जो इसमें शामिल है, जैसे स्नो लेपर्ड हो जाएगा, टाइगर हो जाएगा, जगुआर हो जाएगा, लेपर्ड हो जाएगा, लायन हो जाएगा, और भी यहाँ पास यानी शामिल है। टोटल कितना शामिल है, 7। तो आपसे पूछा कौन शामिल है, शायद ये प्रश्न पूछा गया। यहाँ पास जो पूछा पैंथेरा जीनस में शामिल है, तो कौन शामिल है, तो सिंह भी शामिल, लायन भी शामिल है और तेंदुआ भी शामिल है, लेकिन भेड़िया शामिल नहीं है। यानी पैंथेरा जीनस में टोटल 7 शामिल होता है, जिसमें 5 बड़ी बिल्लियाँ, यानी 7 बिल्लियाँ टोटल शामिल होता है, जिसमें 5 बड़ी बिल्लियाँ और 2 छोटी बिल्लियाँ। तो यहाँ पास जो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, यानी ये तो आपको हम बता दिए कि इसमें शामिल कौन कौन होता है, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एक साधारण कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के प्रकीर्णन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो कौन सा सही ये आपसे पूछा गया, तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पास, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डी क्यों होगा इसके बारे में हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ नीले प्रकाश के बारे में पूछा गया। तो नीले प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका जो चाल होता है न्यूनतम होता है, इसलिए अधिक विचलित होता है, ये आपको याद रखना। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि नीले प्रकाश सबसे अधिक विचलित होता है, क्योंकि प्रिज्म में नीले प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पास आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 80 kg द्रव्यमान को 2 सेकेंड में 4 मीटर की ऊर्ध्वाधर दूरी तक उठाने के लिए कितनी शक्ति अपेक्षित है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर/सेकेंड² दिया गया। तो यानी शक्ति कहने का मतलब होता है प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति बोला जाता है। तो कार्य को W से सूचित करते हो और समय को यहाँ पर T लिख देते हैं। तो यानी प्रति एकांक समय में किए गए कार्य को शक्ति बोला जाता है, यानी प्रति एकांक समय में किया गया कार्य को शक्ति बोला जाता है। लेकिन एनर्जी क्या होता है, तो कार्य करने की दर हो जाएगा शक्ति, यानी शक्ति कहने का मतलब कितना तेज़ी से काम को कर रहे, ये आपका शक्ति हो गया। और एनर्जी कहने का मतलब कि किसी भी आप काम को कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, ये आपको हो जाएगा एनर्जी, यानी ऊर्जा। तो यहाँ पर शक्ति हो जाएगा क्या कि किसी कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो यानी W/T। तो W बराबर होता है, यानी कार्य बराबर होता है Fs, यानी W बराबर Fs, यानी बल गुने विस्थापन। तो बल को बोलते हैं F और विस्थापन को बोलते हैं S, और बटा में T हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप F को देखिएगा तो F बराबर होता है ma। तो यहाँ पर से भी तो मान रख सकते हैं F बराबर, तो F बराबर हम लोग यहाँ पर रख देंगे F बराबर ma S/T। अब यहाँ पर सारा मान दिया गया है, यानी m दिया गया है 80 kg, समय दिया गया 2 सेकेंड, और a यानी त्वरण 10 दिया गया, और विस्थापन 4 दिया गया। इसको जब आप काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, तो 8 दूनी 8 × 80 और दूना करिएगा तो 160 आ जाएगा। 8 दूनी 80 दूनी 160। तो ऑप्शन नंबर बी
यानी 160 वाट। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित यानी एस्ट्रोनॉमर्स में से किसने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं? तो ये किसने बताया था? कोपर्निकस ने बताया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ग्रहों का नियम किसने दिया था? केपलर ने दिया था। और कितना नियम दिया था? तो 3 नियम दिया था ग्रहों से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जब एक ही तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन को मापा जाता है। क्या प्रश्न बोल रहा है कि जब एक ही तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन को मापा जाता है तो उनमें से कणों की समान संख्या होती है। तो उपरोक्त को किसने प्रस्तावित किया था? ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो चार्ल्स के बारे में दिए गए वाइल्स, एवोगाड्रो, लुसेक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी, एवोगाड्रो। यहाँ पर सब याद रखिए, BCG, PVT। यानी वाइल्स का नियम ये बताता है कि यानी प्रेशर और वॉल्यूम में क्या होगा? संबंध होगा जब T कांस्टेंट रहेगा, यानी उसके सामने वाला कांस्टेंट रहेगा। चार्ल्स ये बताता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर में संबंध होगा जब उसके वाला P यानी कांस्टेंट रहेगा, यानी प्रेशर कांस्टेंट। यानी गर्ल्स लॉ ये बताता है कि प्रेशर और टेम्परेचर में संबंध होगा जब भी कांस्टेंट रहेगा, यानी जो सामने रहेगा वो एक दूसरे से संबंध बताता है। बाकी क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा एवोगाड्रो। यानी ये कहता है ताप और दाब समान है, यानी ताप और दाब सभी गैसों के समान आयतन को मापा जाता है तो उनमें कणों की समान संख्या होती है। तो किसने बताया था? एवोगाड्रो के द्वारा ये बताया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजनों का उनकी ऑक्सीकारक प्रकृति के बढ़ते हुए क्रम में सही विन्यास है? बढ़ते हुए क्रम में पूछा जा रहा है। तो पीरियोडिक टेबल में होता क्या है कि ऑक्सीकरण संख्या यानी इधर से इधर जाने पे बढ़ता है और ऊपर से नीचे आने पे घटता है। तो यानी जो इधर होगा सबसे अधिक ऑक्सीकरण संख्या होगा, लेकिन आपको ध्यान देना कि हीलियम यानी जो भी निष्क्रिय गैस है उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है। तो सबसे अधिक किसका होता है? फ्लोरीन का, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। तो यहाँ पर पूछा गया बढ़ते हुए क्रम में आपको अरेंज करना है। तो सबसे नीचे वाला यानी आयोडीन आएगा, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद क्लोरीन, यानी सबसे लास्ट में फ्लोरीन जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन। सर्वाधिक किसका होता है? तो फ्लोरीन का। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। यानी ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है? घटता है। तो सर्वाधिक किसका होता है? फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एस्टैटिन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी अमोनिया के निर्माण की प्रचलित विधि है? तो जिसको बोला जाता है हाइवर-बॉश प्रक्रम। ऑप्शन नंबर बी। तो अमोनिया निर्माण की कौन सी विधि है? हाइवर-बॉश प्रक्रम। ओस्टवाल्ड विधि से किसका निर्माण किया जाता है? तो नाइट्रिक अम्ल का निर्माण किया जाता है ओस्टवाल्ड विधि से। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि कार्बन के अपरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आपसे प्रश्न पूछ सही नहीं है। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक बिल्कुल सही है। हीरा कठोरतम ज्ञात पदार्थ है, ये भी सही है। फ्लोरीन कार्बन का एक अपरूप है, ये भी सही है। हीरे के बाद ग्रेफाइट दूसरा कठोरतम पदार्थ है, ये बिल्कुल गलत दिया गया। तो आपसे बोला गया कि गलत कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ग्रेफाइट कठोरतम पदार्थ नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं का उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में सही विन्यास है? ये प्रश्न पूछा गया। तो आप इसको याद रखिएगा। सर्वाधिक जो अभिक्रियाशील होता है पोटेशियम होता है, उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीवी, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड। यानी सबसे जो कम अभिक्रियाशील होता है सोना, और इससे भी कम अभिक्रियाशील होता है प्लेटिनम, उसके बाद सोना, उसके बाद यानी सिल्वर, उसके बाद पारा। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जाता है कौन स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? इसका कहने का मतलब सबसे जो कम अभिक्रियाशील रहेगा। तो सोना और चांदी स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, प्लेटिनम भी। इस तरह से ऑप्शन आपको देगा। तो ऊपर से नीचे क्या है? घटते क्रम में। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अभी यहाँ से आपको प्रश्न मिलेगा कॉपर और
आयरन से, क्योंकि कॉपर से आयरन क्या है, अधिक अभिक्रियाशील है। तो यहाँ पर अरेंज करना है घटते हुए क्रम में, यानी घटते हुए क्रम में इसका कहना है तो जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील है उसको पहले लिखना। तो यहाँ पर सोडियम सबसे अधिक, क्योंकि पोटेशियम के बाद कौन अभिक्रियाशील सबसे अधिक है, पोटेशियम, उसके बाद सोडियम। तो सोडियम 2 ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए और बी नहीं होगा। तो सोडियम के बाद क्या आएगा, तो सोडियम के बाद जो आएगा यहाँ पर दिया गया ताम्र। ताम्र कहने का मतलब हो जाएगा कॉपर, लेकिन कॉपर से भी ज़्यादा अभिक्रियाशील है लोहा। तो ऑप्शन नंबर डी, सोडियम, लोहा, तांबा और सिल्वर, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एक प्रयोगशाला प्रयोग के दौरान किसी विद्यार्थी ने अधिचर्मी पत्र छीलन को एक अति प्रसारण दाबी घोल में निमज्जित किया। कुछ समय बाद उस विद्यार्थी ने सूक्ष्मदर्शी में उन कोशिकाओं का परीक्षण किया और यह प्रेक्षित किया कि, यानी ये सीधा प्रश्न ये कहा जा रहा है कि एक अति प्रसारी दाब घोल में अगर आप किसी चीज़ को रखिएगा, यानी एक पदार्थ को यहाँ पर रखिएगा, तो जैसे मान लीजिए कि एक अति प्रसारी दाब है, तो उसमें क्या होगा कि जो पदार्थ रहेगा वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी संकुचित हो जाएगा, क्योंकि अति प्रसारण विलयन में रखा गया, अति प्रसारी दाब विलयन में रखा गया। तो उससे जो भी पानी रहेगा बाहर निकल जाएगा, तो क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। और बराबर रहेगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये नो परिवर्तन। लेकिन कम रहेगा तो ये जो पदार्थ, जैसे मान लीजिए आप किशमिश रखते हैं, तो किशमिश क्या होगा, फूल जाएगा, यानी अति प्रसारण दाब विलयन में रखेगा तो जो किशमिश रहेगा सिकुड़ जाएगा, क्योंकि उसका में से जो भी पानी रहेगा बाहर निकल जाएगा। और कम दाब वाले प्रसारण विलयन में रखेगा तो जो किशमिश रहेगा फूल जाएगा। तो वही यहाँ पर प्रश्न बोला जा रहा है कि अति प्रसारण दाबी घोल में अगर रखिएगा तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा कि वे कोशिकाएं द्रव संकुचित हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, यानी यहाँ पर बोल रहा है कि जो विद्यार्थी है सूक्ष्मदर्शी से जब उसे देखा तो क्या दिखेगा, तो कोशिकाएं द्रव संकुचित हो गई थी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो प्रश्न है, जब ईस्ट कोशिकाएं O2 बहुभित, यहाँ पर लिखा गया बहुभुच्छित यानी स्टार्वेड होती है, किन्वन ऊर्जा के स्रोत की तरह काम करता है। तो यहाँ पास बोल रहा है कि जब ईस्ट कोशिकाएं O2 स्टार्विड होती है तो किन्वन ऊर्जा के स्रोत की तरह काम करता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या उत्पादित होता है, यानी ईस्ट के प्रयोग करिएगा तो यानी O2 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल प्राप्त होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि प्रधान कार्बन स्रोत के रूप में O2 का उपयोग करने वाले जीव क्या कहलाते हैं, तो O2 का उपयोग कौन करेगा, जो स्वपोषी होगा वही तो O2 का उपयोग करेगा, क्योंकि भोजन बनाने के लिए O2 का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, स्वपोषी, क्योंकि O2 का उपयोग हम लोग करते हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए, और प्रकाश संश्लेषण कौन करता है, पौधा क्या होता है, स्वपोषी होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए। यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पौधा होता है यानी O2 और जल, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके क्या देता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, सूर्य और क्लोरोफिल के, यानी सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो आंसर क्या हो जाएगा, स्वपोषी। नेक्स्ट जो प्रश्न है कि एक्स किरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं, प्रश्न आपसे पूछा गया। तो जो एक्स किरण होता है इसका जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे मिनिमम होता है, लेकिन जिसका तरंगदैर्घ्य मिनिमम होगा उसका आवृत्ति अधिक होगा, और जिसका आवृत्ति अधिक होगा उसका ऊर्जा अधिक होगा, और जिसका तरंगदैर्घ्य अधिक होगा उसका आवृत्ति कम होगा, और आवृत्ति कम होगा तो ऊर्जा कम होगा, यानी उल्टा संबंध होता है। तो ये जो इसके बारे में जो डिस्कस किया गया था वीडियो लेक्चर 1 में डिस्कस किया गया, तो आप 1 वीडियो जाकर नहीं देखें तो पहला नंबर वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहाँ पर बोला है कि उनका यानी सही नहीं है पूछा गया, तो उनका तरंगदैर्घ्य लगभग 1 एंगस्ट्रॉम होता है, बिल्कुल सही है। या किसी धातु लक्ष्य पर उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन द्वारा अभिघातन कर उत्पन्न की जा सकती है, तो ये भी सही है, यानी बमबारी कर उत्पन्न किया जा सकता है, तो ये भी सही है। चूँकि ये अपेक्षाकृत लघु तरंगदैर्घ्य होते हैं, ये तो सही है, यानी पहला नंबर ऑप्शन सही दिया गया, यानी पहला लाइन जो है, लेकिन इन्हें रेडार प्रणालियों के लिए प्रयोग किया जाता है, ये सही नहीं दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। बाकी इन्हें कुछ प्रकार के कैंसर उपचार के लिए भी प्रयोग किया जाता है, तो बी यानी डी नंबर भी सही है। तो यहाँ पर गलत चुना था, तो ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट जो प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो जल वाष्प है, तो ऑक्सीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो यहाँ पर पूछा गया नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है, टूथपेस्ट निम्नलिखित में से किस क्रियाविधि द्वारा दांतों को क्षय को रोकता है, तो अतिरिक्त अम्लीयता को उदासीन करके, क्योंकि जो टूथपेस्ट होता है यानी क्षारीय होता है, तो जब क्षारीय रहेगा तो अम्लीय से विक्रिया करेगा तो उदासीन बना देगा, तो अतिरिक्त अम्लीयता को उदासीन करके, ऑप्शन ए सही है। और ऑप्शन सी नंबर भी सही दिया गया कि फ्लोराइड की क्रिया द्वारा, तो यानी आयोग दोनों ऑप्शन को सही माना, तो ऑप्शन ए और सी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई गई लोहे की कील का रंग बदलकर भूरा हो जाता है, यानी कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई गई लोहे की कील का रंग बदलकर भूरा हो जाता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया के कारण होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है लोहा, क्योंकि कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील लोहा है, तो लोहा क्या करेगा, कॉपर यानी कॉपर को विस्थापित कर देगा और बना देगा Fe सल्फेट यानी फेरस सल्फेट यानी Fe सल्फेट। तो यहाँ पास FeSO2 बनाएगा यानी Fe2SO4 बनाएगा, यानी कॉपर को विस्थापित कर देगा, तो इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर का जो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बेंजीन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है, तो इसका जो हम लोग उपयोग करते हैं पृथकारी कीप का। और ये हाल ही में पूछा गया था प्रश्न 1275 दरोगा में कि जल और ऑयल यानी तेल को किस विधि द्वारा अलग करते हैं, तो उसको भी हम लोग इसी विधि द्वारा अलग करते हैं, पृथकारी कीप विधि द्वारा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संरचना या अवयव जीवित कोशिकाओं में हमेशा विद्यमान नहीं होता, ये प्रश्न पूछा जा रहा है, यानी पादप जगत और जंतु जगत के बारे में बोल रहा है। कौन जंतु जगत में नहीं होता है, तो कोशिका भित्ति यानी ऑप्शन नंबर ए। बाकी जीव द्रव हो यानी जीव कला होता है, जीव द्रव कला होता है, कोशिका द्रव भी होता है, अनुवांशिक पदार्थ भी होता है। तो पादप जगत में कौन नहीं होता, कोशिका भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन का एक लाभ यह है कि यह जीवित यानी स्पीशीज के दीर्घ विकास काल तक उत्तरजीवी होने में सहायता करता है। इसका कारण है कि लैंगिक जनन से जो संतति उत्पन्न होता है यानी उसमें अधिक विभिन्नता पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न जो भी प्रश्न था सारा कंप्लीट हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।